हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन दे ब्लॉग पर। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर के वीडियो बना के डालूँगा। सो मैं फिजिक्स का पहला लेसन लेकर आ गया हूँ। इसी तरह मैं फिजिक्स के सभी लेसनों का वीडियो बनाकर डाल दूँगा। और आप इसे नोट करके अपने नोट्स बना सकते हैं और तैयार करके प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे कि आप यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो चालू करते हैं। आज का लेसन है पहला लेसन, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ओके, जिसमें पहली हमारी हेडिंग है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश में क्या होता है कि दो वस्तुओं, जैसा कि इसमें बताया गया है, पदार्थों में घर्षण के कारण छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब कि इसमें दो छोटी छोटी वस्तुएं रहेंगी, इन्हें आपस में जब घर्षण कराया जाएगा तो इनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश नंबर 1, नंबर 2 ऋण आवेश। यहाँ पे नोट है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है कि समान प्रकार के जब दो आवेश होंगे, जैसे कि ये प्लस और ये प्लस, जब दो आवेश एक दूसरे के पास होंगे तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और जब जैसे कि और जैसे ये ऋण आवेश, ये ऋण आवेश, जब ये दोनों एक दूसरे के पास होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, यही कहने का मतलब है। और आगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, जो कि बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें इसका प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं के भीतर एक छोटा सा भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें न्यूट्रॉन उदासीन, तो इसमें न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। नाभिक के चारों एक तीसरा कण चक्कर लगाता रहता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह ऋणावेशित होता है। सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रत्येक परमाणु प्रत्येक परमाणु जो होता है वो एक नाभिक से बना होता है। नाभिक नाभिक हमेशा धनावेशित होता है। नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक पॉजिट्रॉन यानी कि प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है और प्रोटॉन पर धनावेशित होता है। और नाभिक के बाहर एक कण इलेक्ट्रॉन चक्कर करता रहता है। ठीक है, जिस पर ऋणावेशित होता है। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं। जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, ठीक, कहने का मतलब है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी कि जिस वस्तु से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसमें, यानी कि ऋणावेश कम हो जाता है, तो वह धनावेशित हो जाती है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है, उसमें ऋणावेश ज़्यादा हो जाएगा, सो वह ऋणावेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की जो विधियाँ होती हैं, आवेशन की विधियाँ 3 प्रकार की होती है, घर्षण, चालन, प्रेरण। ठीक है, और जो अगला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार भी पूछा गया है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इससे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, इस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, ठीक है। मूल आवेश का मतलब होता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी कण पर उपस्थित रह सके। ठीक, वह मूल आवेश कहलाता है। ठीक, ओके, समझ गए।
हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई जाने वाली सभी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो पाकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। पाने के लिए इसी तरह की वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप कभी मिस ना करें और अपने फेयर को कंटिन्यू पूरा कर सके। ओके, तो अगला जो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजन नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश, इसका कहने का मतलब है कि आवेश को कभी 0.5 जैसे 0.6 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, और ना 1/2 और ना 2/3 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अगला देखते हैं। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं कूलाम का नियम। ओके, कूलाम का नियम ये देखो 2016, 2017, 2019 में भी पूछा गया है। आप इसे निश्चित रूप से तैयार करें यदि आप अच्छे मार्क्स नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक। तो इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ बताया है हमने, यदि आप मान लो आवेश Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं, ठीक है, और उनके बीच की दूरी R हो, तब आवेशों के बीच लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल, या कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R², ठीक है। जहाँ प्रोपोर्शनल को हटाकर के रख देंगे, जो के एक नियतांक होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ हमने बताया, इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये दो बिंदु आवेश हैं, मान लो ये जैसे कि ये दो बिंदु आवेश, ठीक है। अब इनको मिला देते हैं ऊपर, और ये इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। ये इसको Q1 इसको Q2, ठीक है। देखो, यदि ये Q1 Q2 समान आवेश होते हैं, धनावेशित दोनों होते हैं, तब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और जब ये दोनों आवेश एक धनावेशित एक ऋणावेशित हो तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी हमारी द्वारा कही गई बात। तो जहाँ यहाँ के एक नियतांक है के बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसे भी आप तैयार करें। तो F बराबर हो जाएगा, के की जगह पर स्थान पे रख देंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपन R², और 9 × 10⁹ की जगह पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के रखने पर, तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R² हो जाएगा, ठीक है। यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात के माध्यम के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम स्थित हो, तो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन R² हो जाएगा। निर्वात या वायु के लिए के परावैद्युत माध्यम के का मान 1 होता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R²। ये हमारा कूलाम का नियम हो जाएगा। आप इससे आगे आने वाले न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सॉल्व होंगे, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी है वैद्युत क्षेत्र। आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब है कि हम तो समझाते हैं तुमको। मान लो ये धनावेश है, ठीक है। इसका एरिया इतना है, वैद्युत क्षेत्र इसका मान लो वैद्युत क्षेत्र इतना है, ठीक है। जब हम इसमें कोई दूसरा धनावेशित रखेंगे तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इसे ही कहते हैं, ये जो क्षेत्र होगा इतना, ये वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं के गुण चलो जान लेते हैं।
वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाकर मिलती है, जैसे कि हमने चित्र में दिखाया है आपको। अगला नंबर, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाते हैं। 3 नंबर, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरों को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ठीक, चित्र में देखो हमने बताया है ये कभी नहीं हो सकते, ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। ठीक है, समान आवेशों से निकलने वाली बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जबकि विपरीत आवेशों से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। नीचे हमने आपको दिखा दिया है। ठीक, ये सामान देखो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, और यहाँ इस साइड धन आवेश ऋण आवेश है, जो धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलकर ऋण आवेश पर जाकर मिल रहे हैं। ठीक, अगला नंबर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसे प्रदर्शित करते हैं। यदि परीक्षण आवेश Q0 हो, यदि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 होगी। इसे हम सिंपली सा आपको याद करने का मेथड बताते हैं। आप ये फार्मूला याद कर लें F/Q0। तो आप कह सकते हैं बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस आप इतना याद कर लो, बस। ओके, जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक, और इसकी विमा जो होती है, बल्कि आप जानते हैं कि mL/2 होती है, और परीक्षण आवेश की जो विमा होते हैं 80 होती है। ठीक, तो इसकी जो टोटल विमा हो जाएगी mL/2। ये जो ऊपर ये नीचे वाला टी जाके ऊपर जुड़ जाएगा, L/-3 और 1 हो जाएगा। ठीक, इन्वर्स में हो जाएगा ऊपर जाने पर। कूलम के नियम का सदिश तरफ, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। ठीक, माना 2 आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। चित्र आप लोगों को सही से दिख नहीं होगा, तो हम चलो आपको दोबारा बना के बता देते हैं। ठीक, जैसा कि कह रहा है, माना 2 आवेश Q1 तथा Q2 हैं। ठीक, ये 2 आवेश मान लिया, Q1 तथा Q2। ठीक, ये मिला देते हैं, और इनके बीच की दूरी जो है r। ठीक, ये F21 ये R12। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। इधर जो लिखा है R12 और इधर जो दाएं साइड लिखा है F12 सदिश। ठीक, आवेश Q1 के कारण नहीं सॉरी आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो F सदिश F12 = 1/4πε0 Q1 Q2/r², R21, और नीचे हो जाएगा इसका विपरीत सदिश F12 = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसे जब खोलेंगे कैफ, तो ये R21 सदिश हो जाएगा अपान R² हो जाएगा। ठीक है, R² नहीं R, और जो फाइनली आ जाएगा F12 सदिश = 1/4πε0 Q1 Q2/r³
r सदिश 2 1, ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। इसी तरह हम दूसरा समीकरण भी निकालेंगे और समीकरण 1 से सेकंड में रखने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर तो ये निकल आ जाएगा फाइनली F21 सदिश इक्वल टू माइनस F21 F12 वेक्टर। ठीक, इस प्रकार दोनों आवेश एक दूसरे के परिणाम के बराबर परंतु दिशा में विपरीत हो जाएंगे। ठीक, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, जिससे आप यूपी बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। और आप इसे फेयर में नोट करते जाएं और इसे तैयार करें, जिससे आप सबसे आगे रह सकें। ओके।